गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मेहरा क्लासेस। कैसे हैं सभी? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है पार्ट 2 होने वाला है 24 के पेपर का। हमने जो एमपीपीएससी 24 मैथमेटिक्स का पेपर है उसे हम सोल्व कर रहे हैं यूट्यूब पर। ओके, और पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, इससे जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर वही था। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वहां जाकर बिल्कुल पार्ट 1 देखिए। आज पार्ट 2 होने वाला है, मतलब आगे के क्वेश्चन हम क्या है डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट वेट अ सेकंड। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा आज का क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 8 रिस्पेक्टिवली एंड ऑर्डर ऑफ एच के इज 16, देन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या होगा? तो देखिए जो जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। आज पेन का सेटअप नहीं हो रहा। ऑर्डर ऑफ एच कितना दिया है? हमको 6 दिया है। ऑर्डर ऑफ के हमको कितना दिया है? 8 दिया है। और ऑर्डर ऑफ एच के हमको कितना दिया है? 16 दिया है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला एक सेकेंड। ऑर्डर ऑफ एच के या फिर ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, या ये लिखना ठीक रहेगा। ऑर्डर ऑफ एच के बराबर ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। एच के का ऑर्डर कितना है? 16, एच का ऑर्डर कितना है? 6 और के का ऑर्डर कितना है? 8 और ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के हमें निकालना है। तो यहां से पीछे लिखना पड़ेगा, यहां पर मेरा फेस होगा। ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के कितना हो जाएगा? 6 इंटू 8 अपॉन 16। तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के कितना हो जाएगा हमारा? ये 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहां से ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 4 नंबर का क्वेश्चन अगर सही है तो +4 मार्क करेंगे, अगर आपके गलत निकलता है तो -1 आप मार्क करेंगे। ओके, चलिए एक सेकेंड, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन? लेट Z डिनोट द सेंटर ऑफ अ ग्रुप G, देन G बाय ZG इज साइक्लिक। देन हमें यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म शायद वही है, उसी टाइप की हमारी 2-3 थ्योरम होती है, ये उन्हीं में से कुछ पूछा है। हमें दिया गया है Z क्या है? सेंटर ऑफ G है ना, ZG मतलब सेंटर ऑफ G है। G बाय ZG क्या है? साइक्लिक है। देन क्या कंडीशन होगी हमारी, बताइए क्या होगी? वीडियो पोस्ट करके सबसे पहले आप ट्राई करेंगे। पहला का कहना है, पहले ऑप्शन का कहना है कि G इज नॉन अबेलियन। G क्या होगा? नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। G में और नॉट भी अबेलियन। G इज अबेलियन और G इज अ नॉट कम्यूटेटिव ग्रुप। बताइए क्या होगा इनमें से? देखिए सबसे पहले तो हमारा एक ऑप्शन है जो हो नहीं सकता है, वो हम ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? नॉन अबेलियन और नॉन कम्यूटेटिव। नॉन अबेलियन और नॉन कम्यूटेटिव बात तो एक ही होती है ना, बताइए एक ही होती है, क्योंकि कम्यूटेटिविटी रिंग थ्योरी में अलग से डिफाइन होती है, लेकिन ग्रुप थ्योरी में तो A डॉट बी बराबर B डॉट A हो जाए तो उसे कम्यूटेटिव ग्रुप कहेंगे, उसी को अबेलियन कहेंगे। अगर नहीं होता है तो उसी को नॉन अबेलियन और नॉन कम्यूटेटिव कहेंगे। मतलब अगर A सही होता है तो D को भी सही होना पड़ेगा, मतलब दोनों एक साथ तो सही नहीं हो सकते, इसलिए हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। बचा है हमारे पास B और C। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि ये थ्योरम है कि G बाय ZG साइक्लिक, देन G इज अबेलियन। ठीक है, G क्या होता है? अबेलियन होता है। ये हमारा रिजल्ट होता है कि G बाय ZG साइक्लिक, देन G इज अबेलियन। ये हमारी थ्योरम होती है। आई होप आपने पढ़ी होगी। तो आपका होमवर्क क्या है? देखिए अगर हमने जो हमारे सेशन है प्रैक्टिस सेशन, उसमें 22 और 24 का पेपर खत्म कर लिया है और अब हम अदर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर सोल्व कर रहे हैं। तो इन पेपर को सोल्व करने पर जो हमने पैटर्न पकड़ा है वो ये है कि जो 22 में पूछे गए थे, कम से कम ऐसा मैं कहूंगी कि 80% वही पैटर्न हमको कहाँ से 75 से 80% वही पैटर्न आपको 24 में देखने को मिला है। यहाँ तक कि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एज इट इज रिपीट भी हुए हैं।
अगर यहाँ पर हमसे क्लेरोट इक्वेशन पूछी थी, यहाँ पर भी पूछी है, यहाँ पर डोलेंट सीरीज का जो कॉन्सेप्ट पूछा था वही यहाँ पर भी पूछ लिया गया है, हमने पेपर करते समय ऑब्जर्व करा है। तो अगर आप भी 24 और 22 का पेपर कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन और इसके नेबरहुड में जो जो चीजें आती है वो सभी आपको तैयार करनी है। तो इसके नेबरहुड में क्या आती है, ये जो आज का क्वेश्चन है इसके नेबरहुड में आपका होमवर्क रहेगा, आपको आइसोमोर्फिज्म की जो थ्योरम है वो करनी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमोर्फिज्म, सेकंड थ्योरम है एक ये वाली भी है, ए अपॉन ए बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी, इस तरीके की थ्योरम भी है, वो वाली भी आपको करनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। बढ़ते हैं आगे, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्या कहता है क्वेश्चन, द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी है, इसका हमें कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। तो वीडियो पॉज करेंगे और आप लोग ट्राई करेंगे। अब देखिए ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हम असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करते वक्त हमने जो आरपीएससी का पेपर सोल्व करा है, साथ ही साथ हमने जो टॉपिक वाइज करे हैं, उसमें जो जो हमारी चार्टपीट मेथड है उसका सबसे फेवरेट जो रहा है पार्ट वो यही रहा है। जब हमारा फंक्शन कैसा हो जाए, एक्सपी का फंक्शन अलग हो जाए और वाई क्यू का फंक्शन अलग हो जाए, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे हम थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, आई थिंक ये वाला सबसे बेस्ट पैटर्न रहा है इस तरह की चार्टपीट मेथड को पूछने में। हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं 80% इसी के ऊपर देखे हैं। तो आपको ये वाला जो है मैंने बता दिया है थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको इसकी क्वेश्चन अच्छे से करना है। क्या किया जाता है इन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में किया जाता है कि अगर एक्सपी और वाई क्यू का फंक्शन अलग बनता है तो बराबर में कांस्टेंट मानते हैं और फिर पी और क्यू की वैल्यू निकालकर जो हमारी टोटल, अच्छा यहाँ तो मेरा फेस है ना, एक्चुअली क्या है मैं यहाँ मैं फेस कम ही ओपन रखती हूँ बिकॉज जगह ज्यादा चाहिए होती है, तो मैं भूल जाती हूँ कि यहाँ मेरा फेस है। हम क्या करते हैं, अगर हमारी एक्सपी और वाई क्यू का फंक्शन अलग बन जाता है, फाई हो सकता है इधर, तो हम बराबर में कांस्टेंट ए ले लेते हैं। ये हमारी पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, पी को भी ए में फाइंड आउट कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि क्यू भी इसी तरीके से फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, और फिर थर्ड में हम क्या करते हैं कि हमारी जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें वैल्यू रखकर हम अपना जेड का आंसर निकाल लेते हैं, प्लस एक सी आ जाता है हमारे पास, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो हम इसी को यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। मैं एक काम करती हूँ, एक्स माइनस क्यू को क्या करती हूँ, ए नाम दे देती हूँ। मैंने कांस्टेंट माना है ए, इसको मैं क्या करती हूँ, एक कांस्टेंट ए, दोनों के बराबर में कांस्टेंट ए नाम दे देती हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से क्या होगा, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, y माइनस पी की पावर 1/3, ये भी किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो y माइनस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए क्यूब हो जाएगी। तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y माइनस ए क्यूब हो जाएगा। ये मेरे p और q की वैल्यू निकल गई है। अब ये वैल्यू क्या है, मैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दूंगी। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारी, dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो यहां पर dz बराबर p की वैल्यू कितनी है, y माइनस 3, y माइनस ए क्यूब डी एक्स, और q की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस एक्स डी वाई। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे जिससे क्या हो, हमारा डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाए, मतलब हट जाए। तो ये होगा z बराबर एक्स वाई माइनस ए क्यूब एक्स प्लस ए वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या ही कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट को मैं बी नाम दे देती हूँ। अब ऑप्शन को देखकर हम इसे एडजस्ट करेंगे। कहीं कुछ तो गड़बड़ कर दी है मैंने, एक्स वाई 2 बार कैसे आ गया, अच्छा हाँ, यस यस समझ गए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा dz क्या होगा हमारा, ध्यान से देखेंगे।
y माइनस ए क्यूब डी एक्स है, इंटीग्रेशन करना था ना, सॉरी, प्लस ये क्या था हमारा a प्लस एक्स डी वाई है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, डी जेड एज इट इज, ध्यान से देखेंगे, y डी एक्स, ठीक है, y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई हमारे पास है, और माइनस ए क्यूब डी एक्स है और ए डी वाई है। तो अब ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो डी जेड बराबर, ये आपको दिखेगा ना, डिफ्रेंशिएशन है एक्स इंटू वाई का फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो हमने इसको क्या कर दिया है, इस तरीके से चेंज कर दिया है, डी एक्स प्लस ए डी वाई। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने वाले हैं। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो z की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से डिफरेंशिएशन, यहां से भी डिफरेंशिएशन हटेगा, माइनस ए क्यूब एक्स आएगा, प्लस का ए वाई आएगा और एक कांस्टेंट b आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब हम मैच कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये मैच हो रहा है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। देख लेते हैं आंसर की, मैं मिला लेती हूँ आंसर की, ऑफिशियल आंसर की साथ लेकर बैठे। क्या कर दिया मैंने, एक सेकेंड, यहां पर स्टार्टिंग से ही मैंने गड़बड़ कर दी है, ये x माइनस ए है, x माइनस ए है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द फाइनल करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन p एंड q इन द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी एक्स क्यू वाई बराबर पी क्यू यूजिंग द 4 पीट मेथड। देखिए हमें पूरा सॉल्यूशन नहीं निकालना है, हमें तो p और q में रिलेशन निकालना है, इसको 4 पीट मेथड से सोल्व करना है। तो ये जो हमें इक्वेशन दी है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी क्यू, इसको मैं एफ में कन्वर्ट करती हूँ, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू बराबर 0। यहां से हम क्या करेंगे, 4 पीट मेथड लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 4 पीट इक्वेशन लिखेंगे, 4 पीट्स की इक्वेशन होती है हमारी dp या फिर dx से शुरू करते हैं, dx के अपॉन में माइनस का fp, dy के अपॉन में माइनस का fq, dz के अपॉन में माइनस का pfp माइनस का qfq, फिर dp के अपॉन में fp प्लस pfz, dq के अपॉन में fq प्लस qfz। अब देखिए ये जो 4 पीट की इक्वेशन मैंने लिखी है, इसको लिखने के 2 तरीके हैं। पहला ये है कि मैंने इन तीनों में माइनस लगा दिया है एक्स वाई जेड में, आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में माइनस लगाकर इन तीनों से माइनस हटा सकते हैं, ठीक है, इन तीनों से माइनस हटाकर इन दोनों में भी लगा सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, पी और क्यू में रिलेशन चाहिए, तो हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे सबसे पहले। तो एफ एक्स से हम क्या निकालेंगे, एफ पी की वैल्यू निकालेंगे। तो जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस क्यू। एफ क्यू करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो हमें क्या मिलेगा, वाई माइनस पी। अब एफ एक्स करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पी मिलेगा, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्यू मिलेगा, और जेड तो इसमें टर्म ही नहीं है तो वो 0 मिलेगा। तो अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं डीपी और डीक्यू। तो डीपी के अपॉन में क्या है, एफ पी, एक मिनट, डीपी के अपॉन में है एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, और एफ वाई प्लस है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी, और एफ जेड तो 0 है, और इसके डिवाइड में है क्यू, और यहाँ भी एफ जेड 0 है। तो हमें मिला है डीपी अपॉन पी, क्योंकि रिलेशन हमें पी और क्यू में निकालना है, इसलिए हम इन दोनों को ही ऑपरेट करेंगे। तो हमें मिलेगा log p बराबर log q, और कांस्टेंट मैंने ले लिया है log a, log a। तो यहां से log p बराबर हो जाएगा log a इंटू क्यू, तो p बराबर हमें मिल जाएगा a क्यू। ये हमारा रिलेशन आ गया है, रिलेशन बिटवीन p एंड q।
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर की से चेक कर लेते हैं। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पी एंड क्यू इज आर इंडीड करेक्ट आंसर। ओके, आज सेटअप में थोड़ी प्रॉब्लम है ना, ये क्लासेस ढंग से लग रहे हैं ना, पेन ढंग से हो रहा है, पता नहीं आज क्या हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर जेड बराबर एक्स स्क्वायर। मैंने इसको थोड़ा चेंज कर लिया है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए इस तरीके में एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर। कुछ चीजें हैं जो हम क्लियर कर लेते हैं, वो ये है कि डी का मतलब है डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी डैश का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर अपॉन में डी है तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अपॉन में डी डैश है तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये हमें पता होना चाहिए। ओके, अब हम करते हैं, अब हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें मिला है यहाँ पर ए स्क्वायर भी लिखना चाहिए, ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। इस तरीके में हम क्या करते हैं, अगर हमें जो आरएचएस में फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन मिलता है तो हम क्या करते हैं, वन माइनस टी इनवर्स या वन प्लस टी इनवर्स जैसा कुछ बनाते हैं, याद होगा आपको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, वन माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और हमें साथ में मिलेगा एक्स स्क्वायर। वन अपॉन डी स्क्वायर एज इट इज, वन माइनस ए डी डैश और डी सबका स्क्वायर है की पावर माइनस वन और एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हमारा टी है पूरा, वन माइनस टी का इनवर्स। तो वन माइनस टी इनवर्स की जो सीरीज है वो इस तरीके से खुलती है, वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, सारे के सारे पॉजिटिव साइन के आते हैं और पावर बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर वन अपॉन डी तो एज इट इज, मतलब वन अपॉन डी स्क्वायर, वन प्लस टी मतलब ये, ठीक है, टी का स्क्वायर मतलब ए की पावर फोर और सबकी पावर फोर होती जाएगी और आगे बढ़ता जाएगा, और पीछे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, वन अपॉन डी स्क्वायर तो हमारा एज इट इज, यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक एक करके अंदर आएगा। अब ध्यान से देखेंगे, जब एक्स स्क्वायर वन के पास आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्स स्क्वायर किसके पास आना है, इसके पास आना है। तो यहाँ पर इसके पास आने का मतलब समझिए, यहीं पर समझते हैं, वहां मेरा फेस होगा कभी। तो देखिए ए स्क्वायर है, डी डैश का स्क्वायर है और डी स्क्वायर है। अब हमें इसके ऊपर ऑपरेट करना है एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट का तो कुछ भी नहीं होगा, हमारे पास दो तरीके हैं। ऊपर डी डैश का स्क्वायर है मतलब दो बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है ना, तो हम क्या करें, दो बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर ले, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन को ऑपरेट करें, या फिर ऐसा करें कि दो बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके फिर डिफरेंशिएशन को ऑपरेट करें। समझ में आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास है डी डैश और हमारे पास है वन अपॉन डी स्क्वायर। इसका मतलब है दो बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसका मतलब है दो बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम दोनों में से कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब मैं फंक्शन एक्स का है, इसका मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगी तो मुझे जीरो मिलेगा। तो यहां से आगे मैं ऑनवर्ड जो भी करूंगी सब मुझे क्या है, जीरो 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 मिलते जाएंगे, मतलब मेरे पास वन अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही बचेगा। तो पी आई हमारा फाइनली क्या होगा, वन अपॉन डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब अपॉन में डी स्क्वायर का मतलब क्या है, दो बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले एक बार करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर एक बार और करेंगे तो एक्स की पावर 4 अपॉन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारा पी आई कितना निकल के आया है, एक्स की पावर 4 अपॉन 12, ऑप्शन नंबर डी। मैं मिला लेती हूँ, यस, ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को भी। जस्ट वेट अ सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑफिशियल आंसर की मैं साथ लेकर ही बैठी हूँ ताकि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन। पीडी ही पूछे और क्लासिफिकेशन ना पूछे ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
है ना, बहुत ही ज्यादा इजी, तो इजी भी कह सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन पूछा है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो क्लासिफिकेशन में हम निकालते हैं एस, आर और टी। एस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ जेड है, तो जेड एक्स वाई का कोफिशिएंट है ना, लेकिन यहाँ पर तो एक्स वाई है ही नहीं, मतलब 0। ये क्या होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ जेड एक्स एक्स, मतलब 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1, ठीक है। और टी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ जेड वाई वाई, जो कि कितना होगा, 1 होगा। अब हम करेंगे एस स्क्वायर माइनस 4RT। एस स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर इंटू टी, मतलब हमें माइनस का 4 मिला है, और माइनस का 4 हमेशा क्या होता है, 0 से लेस देन होता है। तो जब हमारा एस स्क्वायर माइनस 4RT की 3 कंडीशन होती है, एक होता है लेस देन 0, एक होता है इक्वल टू 0 और एक होता है ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 पर होता है इलिप्टिक, ग्रेटर इक्वल टू 0 पर होता है पैराबोलिक, और ग्रेटर देन 0 पर होता है हाइपरबोलिक। तो यहाँ पर क्या है, लेस देन 0 है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, इलिप्टिक। ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है किस टाइप की है, ये इलिप्टिक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये किस टाइप की पीडी है, हमसे ये पूछा है, बताइए। चलिए तो देखिए, ये जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर 0। ये हमारी है डेल स्क्वायर यू बराबर 0, जहां पर यू क्या है, एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल में, मतलब ये हमारी क्या है, 3 डायमेंशन में लाप्लास इक्वेशन है। क्या है, लाप्लास इक्वेशन है 3D में। तो यहां से हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा लाप्लास। डिफ्यूजन हीट वेव नहीं है, ये क्या है, सिंपली लाप्लास इक्वेशन है, और आप तो जानते भी है, पढ़ी भी होगी आपने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्या है क्वेश्चन, द नोटेशन, ये जो बॉक्स एक्स है, मतलब इस डिब्बे के अंदर जो एक्स को बंद करके रखा है, वैसे भी हमें नोटेशन सभी जानते हैं, फिर भी यहाँ पर अच्छे से बताया गया है कि नोटेशन रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स के एक्स से छोटा है ना, और छोटा या बराबर जो सबसे पहला इंटीजर है। जैसे मान लीजिए मैंने 1.2 रखा, तो मुझे 1.2 से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल, 1.2 से छोटा या 1.2 के बराबर मुझे इंटीजर चाहिए, तो वो क्या है, 1 निकल के आएगा, है ना। तो बॉक्स एक्स में 1.2 रखने पर बाहर क्या आया, 1 आया। अगर मैं 0 रखूंगी तो 0 तो क्योंकि इंटीजर है, अगर मैं 5 रखूंगी नेगेटिव का तो 5 ही बाहर आएगा, लेकिन अगर मैं 5.2 रखूंगी पॉजिटिव का तो 5 बाहर आएगा, यहाँ नेगेटिव 5 बाहर आएगा, है ना, इंटीजर तो माइनस भी बाहर आ जाएगा। तो ये होता है इसकी डेफिनेशन। तो हमसे पूछा है कि ये जो फंक्शन बना दिया है मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, ये डिसकंटिन्यूटी रखता है, इन्होंने पहले ही कह दिया है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, रेशनल नंबर पर, रियल नंबर पर, इंटीजर पर या नेचुरल नंबर पर। नेचुरल नंबर तो आपको पता है 0 नहीं सॉरी 1 2 3, ये वाले नेचुरल नंबर। इंटीजर आपको पता है ना, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये वाले। रेशनल तो पता ही है, और रियल हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी, रेशनल पी अपॉन क्यू टाइप का। तो देखिए हमारा जो ये फंक्शन होता है एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये डिफाइन किसको कर रहा है, इंटीजर को ही डिफाइन कर रहा है। तो मान लीजिए मैंने क्या लिया है, लेट एन बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को इन्होंने आई से लिखा है, हम जेड से लिखते हैं, मैंने ये कुछ भी लिया है। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एन माइनस एच, यानी ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीजर के अंदर एन माइनस एच। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या करा है, एन एक इंटीजर है, उसमें से मैं कुछ घटा रही हूं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मेरा है 5 माइनस 3 कुछ है, 5 माइनस, हाँ इस तरीके से 5 माइनस 0.3 है ना, एच की वैल्यू मैंने क्या है 0.3। तो अगर मैं 5 में से 0.3 माइनस कर दूंगी, तो जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर है
वो क्या निकल के आ जाएगा, वो 5 माइनस 1 कितना 4 निकल के आ जाएगा, क्योंकि तब 5 में से तो हमने माइनस कर दिया है ना, इसलिए। तो अगर n में से कुछ पॉजिटिव नंबर को माइनस किया जाए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे एक कम नंबर निकल के आता है। ये क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें इसी तरह, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस एफ एक्स, यानी कि लिमिट x and h टेंडिंग टू 0 f ऑफ n प्लस h, यानी कि वो होगी हमारी लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस n ग्रेटेस्ट इंटीजर n प्लस h। तो अगर मैं n में कुछ प्लस कर रही हूं तो उससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो n इटसेल्फ आएगा। ये इक्वेशन 2 है। तो यहां से 1 और 2 से हमें साफ पता चल रहा है कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। कब बराबर नहीं है, जब मेरा n इंटीजर्स में से आ रहा है, मतलब हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको डिसकंटिन्यूटी कहां पर है, इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूटी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एडिशनल आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट ये है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होती है तो हमारी जो डिसकंटिन्यूटी बनती है वो जंप काइंड की डिसकंटिन्यूटी बनती है। किस तरह की बनती है, जंप टाइप की। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूटी है, और किस तरीके की डिसकंटिन्यूटी है, जंप टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, मैं पानी पी लेती हूँ। हाँ, यही था क्वेश्चन। इफ एफ इज अ फाइनाइटली डिफरेंशिएबल इन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, साथ साथ लिखते जाते हैं, डिफरेंशिएबल है, एक सेकंड, डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो कंटिन्यूस तो हो ही जाएगा। साथ ही साथ एफ डैश ए और एफ डैश बी क्या है, अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं, ध्यान रखना है हमको। ये एक थ्योरम है, याद आ गई होगी। देन देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी बराबर व्हाट, ये है हमारी वन एंड ओनली, कहां लिखूं, यही लिख देती हूँ, डार्बोक्स थ्योरम। डार्बोक्स थ्योरम की बात हो रही है यहाँ पर कि एफ डैश ए और एफ डैश बी अपोजिट साइन के हैं। इसका मतलब ये है दैट इज एफ डैश ए इंटू एफ डैश बी क्या है, लेस देन 0 है। तो अपोजिट साइन के बीच में रूट एग्जिस्ट करता है, लाइन तो सुनी ही होगी आपने। तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0 जरूर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर हमारे एफ डैश ए एफ डैश बी अपोजिट साइन के हैं तो जब हम इनिशियल लाइन को मतलब एक्स एक्सिस को हमें कट तो करना ही पड़ेगा। अगर पहले ऊपर है पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है तो हमें इस तरीके से, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आने के लिए कट करना पड़ेगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव जाने के लिए कट करना पड़ेगा। तो एक बार हम एक्स एक्सिस को कट करेंगे ही करेंगे, तो ओपन इंटरवल के बीच में एक बार हमें 0 तो मिल ही जाएगा, कम से कम एक तो मिल जाएगा एटलीस्ट, है ना। यहाँ पर एटलीस्ट 1 बोला है, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक तो मिल जाएगा। डार्बोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। ओके, ध्यान रखना है आपको, डिफरेंशिएबिलिटी में एक पूरी थ्योरम्स का एक पूरा सेट होता है, डार्बोक्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम और इसके कुछ एप्लीकेशन, एलएमवीटी, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ये कुछ इनका पूरा सेट आता है, मतलब सेट से मेरा मतलब है कि सभी एक साथ पढ़ना है और सभी की एप्लीकेशन भी पढ़ना है आपको। इनकी एप्लीकेशन भी बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, वो भी पूछे जाते हैं एज अ रिजल्ट टाइप। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन क्या है हमारा, बाउंडेड है, बाउंडेड है, साथ ही साथ रियल वैल्यूड भी है। देन एफ इज रिमान इंटीग्रेबल, एफ क्या होना चाहता है, रिमान इंटीग्रेबल होना चाहता है। इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट, बताइए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों है ये रिमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए। इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ। बताइए क्या होती है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अपर सम माइनस लोअर सम क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, यानी कि अपर सम माइनस लोअर सम क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। डेफिनेशन आपने पढ़ी ही होगी, बड़ा ही बेसिक सा ये क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। पार्ट 3 हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस 2 पार्ट हो चुके हैं, आई मीन 1 पार्ट हो चुका है, आप वहां से देख लीजिएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी 2022 और 24 का जो पेपर है एमपीपीएससी एपी का, वो आपको क्या करना है, एज अ मॉक टेस्ट लगाना है। क्योंकि आपके पास बस ये 2 पेपर ही है एक्चुअल एग्जाम की, मतलब अगर आप देखना चाहते हैं कि एक्चुअल लेवल क्या है, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है, आप किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये 2 पेपर आपके लिए एज अ एग्जाम ही है। तो आपको एग्जाम से पहले 2 एग्जाम जरूर देनी है। कैसे देंगे, ओएमआर के साथ देंगे, पूरे 150 क्वेश्चन पर 3 घंटे के टाइमर के साथ, तभी आप अपनी इंप्रूवमेंट चेक कर पाएंगे। तो बाकी जुड़े रहिए और थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।